द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव की लिखी कहानी जहां लक्ष्मी कैद है। जरा ठहरिए, ये कहानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में नहीं, लक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी कैद से छूटना चाहती है। इन दो नामों में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है, जैसा कि कुछ क्षण के लिए गोविंद को हो गया था। एकदम एकदम घबराकर जब गोविंद की आंखें खुली तो वे पसीने से तर था और उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं अचानक उसका धड़कना बंद ना हो जाए। अंधेरे में उसने 5-6 बार पलकें झपकाईं। पहली बार तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह कहाँ है, कैसा है। एकदम दिशा और स्थान का ज्ञान वह भूल गया। जब पास के हॉल की घड़ी ने 1 घंटा बजाया तो उसकी समझ में ही ना आया था कि वे घड़ी कहाँ है, वे स्वयं कहाँ है और घंटा कहाँ बज रहा है। फिर धीरे धीरे उसे ध्यान आया। उसने जोर से अपने गले का पसीना पोंछा और उसे लगा उसके दिमाग में फिर वही खट 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 गूंज उठी है जो अभी गूंज रही थी। पता नहीं सपने में या सचमुच ही। अचानक गोविंद को ऐसा लगा था जैसे किसी ने किवाड़ पर 3-4 बार खटखट की हो और बहुत गिड़गिड़ाकर कहा हो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। और वह आवाज कुछ ऐसे रहस्यमय ढंग से आकर उसकी चेतना को कोंचने लगी कि वह बौखलाकर जाग उठा। सचमुच ही वे किसी की आवाज थी या महज उसका भ्रम। फिर उसे धीरे धीरे याद आया कि ये भ्रम ही था और वह लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा अभिभूत सोया था कि वे स्वप्न में भी छाई रही। लेकिन वास्तव में ये आवाज कैसी विचित्र थी, कैसी साफ थी। उसने कई बार सुना था कि अमुक स्त्री या पुरुष से स्वप्न में आकर कोई कहता था, मुझे निकालो, मुझे निकालो। फिर वे धीरे धीरे स्थान की बात भी बताने लगता था और वहां खुदवाने पर कड़ाहे या हांडी में भरे सोने चांदी के सिक्के या माया उसे मिली और वे देखते देखते मालामाल हो गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी अनाधिकारी आदमी ने उस द्रव्य को निकलवाना चाहा तो उसमें कोड़ियां और कोयले निकले, या फिर उसके कोड़ फूट आया, या घर में कोई मृत्यु हो गई। कहीं इसी तरह धरती के नीचे से उससे कोई लक्ष्मी तो नहीं पुकार रही। और वे बड़ी देर तक सोचता रहा। दिमाग में फिर वही लक्ष्मी का किस्सा साकार होने लगा। वह मोहच्छन सा पड़ा रहा। दूर कहीं दूसरे घड़ियाल ने फिर वही 1 घंटा बजाया। गोविंद से अब नहीं रहा गया। रजाई को चारों तरफ से बंद रखे हुए ही बड़े संभाल कर उसने कोहनी तक हाथ निकाला। लेटे ही लेटे अलमारी के खाने से किताब कॉपियों की बगल से उसने अधजली मोमबत्ती निकाली। वहीं कहीं से खोजकर दिया सलाई निकाली और आधा उठकर, ताकि जाड़े में दूसरा हाथ पूरा ना निकालना पड़े, उसने 2-3 बार घिसकर दिया सलाई जलाई, मोमबत्ती रोशन की और पिघले मोम की बूंद टपकाकर उसे दवात के ढक्कन के ऊपर जमा दिया। धीरे धीरे हिलती रोशनी में उसने देख लिया कि पूरे किवाड़ बंद हैं और दरवाजे के सामने वाली दीवार में बने जाली लगे रोशनदान के ऊपर दूसरी मंजिल से हल्की हल्की जो रोशनी आती है वह भी बुझ चुकी है। सब कुछ कितना शांत हो चुका है। बिजली का स्विच यद्यपि उसके तख्त के ऊपर ही लगा था, लेकिन एक तो जाड़े में रजाई समेत या रजाई छोड़कर खड़े होने का आलस्य, दूसरे लाला रूपाराम का डर। सुबह ही कहेगा, अरे गोविंद बाबू, बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल, जिसका सीधा अर्थ होगा
कि ये बड़ी बिजली खर्च करते हो। फिर उसने चुपके से, जैसे कोई उसे देख रहा हो, तकिए के नीचे से रजाई के भीतर ही भीतर हाथ बढ़ाकर वह पत्रिका निकाल ली और गर्दन के पास से हाथ निकालकर उसके 47वें पन्ने को 20वीं बार खोलकर बड़ी देर घूरता रहा। 1 बजे की पठानकोट एक्सप्रेस जब दहाड़ती हुई गुजर गई तो सहसा उसे होश आया। 47 और 48 जो पन्ने उसके सामने खुले थे, उनमें जगह जगह नीली स्याही से कुछ पंक्तियों के नीचे लाइनें खींची गई थी। यही नहीं, उस पन्ने का कोना मोड़कर उन्हीं लाइनों की तरफ विशेष रूप से ध्यान खींचा गया था। अब तक गोविंद उन या उनके आसपास की लाइनों को 20 बार से अधिक घूर चुका था। उसने शंकित निगाहों से इधर उधर देखा और फिर एक बार उन पंक्तियों को पढ़ा। जितनी बार वे उन्हें पढ़ता, उसका दिल एक अनजान आनंद के बोझ से धड़ककर डूबने लगता और दिमाग उसी तरह भन्ना उठता जैसे उस समय भन्नाया था जब वह पत्रिका उसे मिली थी। यद्यपि इस बीच उसकी मानसिक दशा कई विकट स्थितियों से गुजर चुकी थी, फिर भी वे बड़ी देर तक काली स्याही से छपे कहानी के अक्षरों को स्थिर निगाहों से घूरता रहा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा ये अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निरी लड़की का चेहरा झांक रहा है। और फिर उसके दिमाग में बचपन की सुनी कहानी साकार होने लगी। शिकार खेलने में साथियों का साथ छूट जाने पर भटकता हुआ एक राजकुमार अपने थके मांदे घोड़े पर बिल्कुल वीराने में समुद्र के किनारे बने एक विशाल सुनसान किले के नीचे जा पहुंचा। वहां ऊपर खिड़की में से उसे एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बैठी दिखाई दी, जिसे एक राक्षस ने लाकर वहां कैद कर दिया था। छोटे से छोटे विवरण के साथ खिड़की में बैठी राजकुमारी की तस्वीर गोविंद की आंखों के आगे स्पष्ट और मूर्त हो गई और उसे लगा जैसे वही राजकुमारी उन रेखांकित छपी लाइनों के पीछे से झांक रही है। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख गई हैं, उसके होठ पपड़ा गए हैं, चेहरा मुरझा गया है और रेशमी बाल मकड़ी के जाल जैसे लगते हैं। जैसे उसके पूरे शरीर से एक आवाज निकलती हो, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गोविंद के मन में उस अनजान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जैसे रह रहकर कोई कुरेदने लगा। एक आध बार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह रहकर कुछ करने की उत्तेजना को वे अपने तख्त और कोठरी की दीवार के बीच में बची 2 फीट चौड़ी गली में घूम घूम कर दूर कर दे। तो क्या सचमुच लक्ष्मी ने ये सब उसी के लिए लिखा है? लेकिन उसने तो लक्ष्मी को देखा तक नहीं। अगर अपनी कल्पना में किसी जवान लड़की का चेहरा लाए भी तो वे आखिर कैसी हो? कुछ और भी बातें थीं कि वे लक्ष्मी के रूप में एक सुंदर लड़की के चेहरे की कल्पना करते डरता था। उसकी ठीक शक्ल सूरत और उम्र भी नहीं मालूम उसे। गोविंद ये अच्छी तरह जानता था कि ये सब उसी के लिए लिखा गया है। ये लाइनें खींचकर उसी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। फिर भी वे एक अप्रत्याशित बात पर विश्वास नहीं कर पाता था। वह अपने को इस लायक भी नहीं समझता था कि कोई लड़की इस तरह उसे संकेत करेगी। यूं शहरों के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन ये सोचा भी नहीं था कि गांव से इंटर पास करके शहर आने के 1 हफ्ते में ही उसके सामने एक सौभाग्यपूर्ण बात आ जाएगी। वे जब जब इन पंक्तियों को पढ़ता तब तब उसका सिर इस तरह चकराने लगता जैसे किसी 10 मंजिले मकान से नीचे झांक रहा हो। जब उसने पहले ये पंक्तियां देखी थी तो इस तरह उछल पड़ा था
जैसे हाथ में अंगारा आ गया हो। बात यह हुई कि वे चक्की वाले हॉल में ईंटों के तख्त जैसे बने चबूतरे पर बड़ी पुरानी काठ की संदूकची के ऊपर लंबा पतला रजिस्टर खोले दिन भर का हिसाब मिला रहा था। तभी लाला रूपाराम का सबसे छोटा 9-10 साल का लड़का रामस्वरूप उसके पास आकर खड़ा हुआ। ये लड़का एक फटे पुराने से चेस्टर की, जो निश्चित ही किसी बड़े भाई के चेस्टर को कटवाकर बनवाया गया होगा, जेबों में दोनों हाथों को ठूसे पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। गोविंद जब पहले ही दिन आया था और हिसाब कर रहा था, तभी ये लड़का भी आ खड़ा हुआ था। उस दिन लाला रूपाराम भी थे, इसलिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वे उनके सुपुत्र में भी काफी रुचि रखता है, उसने उससे नियम अनुसार नाम, उम्र और स्कूल क्लास इत्यादि पूछे थे। नाम रामस्वरूप, उम्र 9 साल, चुंगी प्राइमरी स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ता था। फिर तो सुबह शाम गोविंद उसी चेस्टर की छाया से ही जानने लगा। शक्ल देखने की जरूरत ही नहीं होती थी। चेस्टर के नीचे निक्कर पहने होने के कारण उसकी पतली टांगें खुली रहती और वे पांवों में बड़े पुराने किरमिच के जूते पहने रहता, जिनकी फटी निकली जीभों को देखकर उसे हमेशा दुमकटे कुत्ते की पूंछ का ध्यान हो आता था। थोड़ी देर उसका लिखना ताकते रहकर लड़के ने चेस्टर के बटनों के कसाव और छाती के बीच में रखी पत्रिका निकालकर उसके सामने रख दी और बोला, मुंशी जी, लक्ष्मी जी ने कहा है हमें कुछ और पढ़ने को दीजिए। अच्छा, कल देंगे, मन ही मन बनाकर उसने कहा। यहाँ आकर उसे जो मुंशी जी का नया खिताब मिला है, उसे सुनकर उसकी आत्मा खाक हो जाती। मुंशी नाम के साथ जो एक कान पर कलम लगाए, गोल मैली टोपी, पुराने कोट पहने, मुड़े तुड़े आदमी की तस्वीर सामने आती है, उसे 20-22 साल का युवक गोविंद संभाल नहीं पाता। लाला रूपाराम उसी गांव के हैं। शायद उसके पिता के साथ 2-3 जमात पढ़े भी थे। शहर आते ही आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई चला सकने के लिए किसी ट्यूशन इत्यादि या छोटे पार्ट टाइम काम के लिए लाला रूपाराम से भी वह मिला तो उन्होंने अत्यंत उत्साह से उसके मृत बाप को याद करके कहा, भैया तुम तो अपने ही बच्चे हो, जरा हमारी चक्की का हिसाब किताब घंटे आध घंटे देख लिया करो और मजे में चक्की के पास जो कोठरी है उसमें पड़े रहो, अपना पढ़ो, आटे की यहाँ तो कमी है ही नहीं। और अत्यंत कृतज्ञता से गदगद वे उनकी कोठरी में आ गया। पहली रात हिसाब लिखने का ढंग समझते हुए लाला रूपाराम मोतियाबिंद वाले चश्मे के मोटे मोटे कांचों को पीछे से मोरपंखी के चंदोवे से दिखती आंखों और मोटे होठों से मुस्कुराते उसका सम्मान बढ़ाने को मुंशी जी कह बैठे तो वह चौंक गया, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि यहाँ जम जाने के बाद वह विनम्रता से इस शब्द का विरोध करेगा। रामस्वरूप से मुंशी जी का नाम सुनकर उसकी भौहें तन गई। उसने उपेक्षा से उत्तर दिया था, कल जरूर दीजिएगा। रामस्वरूप ने फिर अनुरोध किया। हाँ भाई, जरूर देंगे, उसने दांत पीसकर कहा, लेकिन चुप ही रहा। वह अक्सर लक्ष्मी का नाम सुनता था, हालांकि उसकी कोठरी बिल्कुल सड़क की तरफ अलग ही पड़ती थी, लेकिन उसमें पीछे की तरफ जो एक जालीदार छोटा सा रोशनदान था, वे घर के भीतर नीचे की मंजिल के चौक में खुलता था। लाला रूपाराम का परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था और नीचे सामने की तरफ पनचक्की थी। पीछे कई तरह की चीजों का स्टोर रूम था। इसी लक्ष्मी के नाम के प्रति उसे उत्सुकता और रुचि इसलिए भी थी कि चाहे कोठरी में हो या बाहर, पंचक्की के हाल में हर 5वें मिनट पर उसका नाम विभिन्न रूपों में सुनाई देता था। लक्ष्मी बीबी ने यह कहा है, रुपए लक्ष्मी बीबी के पास हैं, अरे चाबी लक्ष्मी बीबी को दे देना। और उसके जवाब में जो एक पतली तीखी सी अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई देती थी,
उसे गोविंद पहचानने लगा था। अनुमान से उसने समझ लिया कि यही लक्ष्मी की आवाज़ है, लेकिन स्वयं वह कैसी है, उसकी एक झलक भर देख पाने को उसका दिल कभी कभी बुरी तरह तड़प सा उठता। लेकिन पहले कुछ दिनों उसे अपना प्रभाव जमाना था, इसलिए वे आंख उठाकर भी भीतर देखने की कोशिश न करता। मन ही मन उसने समझ लिया कि यही लक्ष्मी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिक्कत यह थी कि भीतर कुछ दिखाई भी तो नहीं देता था। सड़क के किनारे 3-4 दरवाजे वाले इस चक्की के हॉल के बाद एक 8-10 फीट लंबी गली थी। तब भी भीतर चौक था। पहली मंजिल काफ़ी ऊंची और मजबूत थी और चौक के ऊपर लोहे का जाल पड़ा था। उस पर से ऊपर वाले लोग जब गुजरते थे तो लोहे की झंझनाहट से पहले तो उसका ध्यान हर बार उधर चला जाता था। बच्चे तो कभी कभी और भी उछल उछल कर उस पर कूदने लगते थे। यहाँ से तो जब तक किसी बहाने पूरी गली पार न की जाए कुछ भी दिखना असंभव था, क्योंकि गुसलखाना और नल इत्यादि उसी चौक में थे, जिनकी वजह से नीचे प्राय सीलन और गीलापन रहता था। इसलिए सुबह चौक में जाते हुए अत्यंत सीधे लड़के की तरह निगाहें नीचे किए हुए भी वह ऊपर की स्थिति को भांपने का प्रयत्न करता था। ऊपर सिर उठाकर आंख भर देख पाने की उसमें हिम्मत न थी। अपनी कोठरी का एकमात्र दरवाजा बंद करके तख्त पर चढ़कर मकड़ी के जाले और धूल से भरे जालीदार रोशनदान से झांककर उसने वहां की स्थिति को भी जानने की कोशिश की थी। लेकिन वह कमबख्त जाली कुछ इस ढंग से बनी थी कि उसके फोकस में पूरा सामने वाला छज्जा और 1-8 फुट लोहे का जाल भराता था। वहां कई बार उसे लगा जैसे 2 छोटे छोटे तलवे गुजरे। बहुत कोशिश करने पर टखने दिखे। हाँ, हैं तो किसी लड़की के पैर, क्योंकि साथ में धोती का किनारा भी झलका था। उसने एक गहरी सांस ली और तख्त से उतरते हुए बड़े एक्टराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और बुदबुदाया, अरे लक्ष्मी जालिम, एक झलक तो दिखा देती। मुंशी जी, तुम तो देख रहे हो, लिखते क्यों नहीं? रामस्वरूप ने जब देखा कि गोविंद धीरे धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दांतों में ठोकता हुआ हिसाब की कॉपी में आपलक कुछ घूर रहा है, तो पता नहीं कैसे ये बात उसकी समझ में आ गई कि वे जो कुछ सोच रहा है उसका संबंध सामने रखे हिसाब से नहीं है। उसने चौंक कर लड़के की तरफ देखा और चोरी पकड़े जाने पर झेप कर मुस्कुराया। तभी अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी, यह लक्ष्मी रामस्वरूप की ही बहन ही तो है। जरूर उसका चेहरा इससे काफी मिलता जुलता होगा। इस बार उसने ध्यान से रामस्वरूप का चेहरा देखा कि वे सुंदर है या नहीं। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराकर एक अंगड़ाई ली। चारों तरफ ढीले हुए कंबल को फिर से चारों ओर कस लिया और अप्रत्याशित प्यार से बोला, अच्छा मुन्ना, कल सुबह दे देंगे। उसकी इच्छा हुई कि वे लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करे, लेकिन सामने ही चौकीदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे। असल में आज वे थक भी गया था। अचानक व्यस्त होकर बोला और जल्दी जल्दी हिसाब करने लगा। दुनिया भर की सिफारिशों के बाद उसका नाम कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर आ गया कि वह ले लिए गए लड़कों में से एक है। आते समय कुछ किताब और कॉपियां भी खरीद लाया था, सो आज वे चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपनी कोठरी में लेटे और कुछ आगे पीछे की बातें, दुनिया भर की बातें सोचता हुआ सो जाए। सोचे लक्ष्मी कौन है, कैसी है, वे उसके बारे में किससे पूछे। कोई उसका हम उम्र और विश्वास का आदमी भी तो नहीं है। किसी से पूछे और रूपाराम को पता चल जाए, लेकिन अभी तीसरा ही तो दिन है। मन ही मन अपने पास रखी पत्रिकाओं और कहानी की पुस्तकों की गिनती करते हुए वे सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सी देनी है। आगे जाकर जब काफ़ी दिन हो जाएंगे तो वे चुपचाप उसमें से एक ऐसा छोटा सा पत्र रख देगा
जो किसी दोस्त के नाम लिखा गया होगा, या उसकी भाषा ऐसी होगी कि पकड़ में ना आ सके। भूल से चला गया, पकड़े जाने पर वे आसानी से कह सकेगा। उसे तो ध्यान भी नहीं था कि वे पर्चा इसमें रखा है। 20 जवाब हैं। अपनी चालाक बेवकूफ़ी की कल्पना पर वे मुस्कुराने लगा। जिसके विषय में वे इतना सब सोचता है, वे उसी लक्ष्मी के पास से आई हुई पत्रिका है। उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा। तकिए के नीचे सिराने भी यही रही होगी। लेटकर पढ़ते हुए तो हो सकता है, सोचते सोचते छाती पर भी रखकर सो गई हो और उसका तन मन गुदगुदा उठा। क्या लक्ष्मी उसके विषय में बिल्कुल ही ना सोचती होगी? हिसाब लिखने की व्यस्तता में भी उसने गर्दन मोड़कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और एक कोना मुड़े पन्ने पर अचानक उसका हाथ ठिठक गया। यह किसने मोड़ा है? 1 मिनट में हजारों बातें उसके दिमाग में चक्कर लगा गई। उसने पत्रिका उठाकर हिसाब की कॉपी पर रख ली। मुड़ा पन्ना पूरा खुला था। छपे पन्ने पर जगह जगह नीली स्याही से निशान देखकर वे चौंक पड़ा। ये किसने लगाए हैं? उसे खूब अच्छी तरह ध्यान है, ये पहले नहीं थे। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। उसने एक नीली लाइन के ऊपर पढ़ा। ये क्या चक्कर है? वे एकदम जैसे बौखला उठा। उसने फौरन ही सामने बैठे मिस्त्री सलीम और दिलावर सिंह को देखा। वे अपने में ही काम में व्यस्त थे। उसकी निगाह अपने आप दूसरी लाइन पर फिसल गई। मुझे यहाँ से भगा ले चलो। अरे, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। और गोविंद इतना घबरा गया कि उसने फट से पत्रिका बंद कर दी। शंका से इधर उधर देखा, किसी ने ताड़ तो नहीं लिया। उसके माथे पर पसीना उभर आया और दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पत्रिका के उन पन्नों के बीच में ही उंगली रखते हुए उसने उसे घुटने के नीचे छिपा लिया। कहीं दूर से रंग बिरंगी कवर की तस्वीर को देखकर ये कमबख्त चौकीदार ही न मांग बैठे। उन पंक्तियों को एक बार फिर देखने की दुर्निवार इच्छा उसके मन में हो रही थी, लेकिन जैसे हिम्मत ना पड़ती थी। क्या सचमुच ये निशान लक्ष्मी ने ही लगाए हैं? कहीं किसी ने कोई मजाक तो नहीं किया? लेकिन मजाक उससे कौन करेगा? क्यों करेगा? ऐसा उसका कोई परिचित भी तो नहीं है यहाँ कि 3 दिन में ही ऐसी हिम्मत कर डाले। उसने फिर पत्रिका निकालकर पूरी उलट पुलट डाली। नहीं, निशान वही है, बस। वे उन तीनों लाइनों को फिर एक साथ पढ़ गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हवाई जहाज भन्ना उठा हो। गोविंद का दिमाग चकरा रहा था, दिल धड़क रहा था और जो हिसाब वे लिख रहा था वह तो जैसे एकदम भूल गया। उसने कलम के पिछले हिस्से से कान के ऊपर खुजलाया, खूब आंखें गड़ाकर जमा और खर्च के खानों को देखने की कोशिश की, लेकिन बस नस नस में सनसन करती कोई चीज दौड़े जा रही थी। उसे लगा उसका दिल फट जाएगा और आतिशबाजी के अनार की तरह दिमाग फट पड़ेगा। अब वे किससे पूछे? ये सब निशान किसने लगाए हैं? क्या सचमुच लक्ष्मी ने? इस मधुर सत्य पर विश्वास नहीं होता। वे चाहे तो उसे ना देख पाया हो, उसने तो जरूर ही मुझे देख लिया होगा। अरे, ये लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। गोविंद की इच्छा हुई अगर उसे इसी क्षण शीशा मिल जाए तो वे लक्ष्मी की आंखों से एक बार अपने को देखे कैसा लगता है। लेकिन ये लक्ष्मी कौन है? विधवा, कुमारी, विवाहिता, परित्यक्ता, क्या? कितनी बड़ी है, कैसी है? उसकी नस नस में एक प्रबल मरोड़ सी उठने लगी कि वे अभी उठे और दौड़कर भीतर के आंगन की सीढ़ियों से धड़ाधड़ चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुंचे। लक्ष्मी जहां भी, जिस कमरे में भी बैठी हो, उसके दोनों कंधे झकझोर कर पूछे, लक्ष्मी, ये तुमने लिखा है?
तुम नहीं जानती लक्ष्मी, मैं कितना अभागा हूँ। मैं कतई इस सौभाग्य के लायक नहीं हूँ। और सचमुच सचमुच ये अप्रत्याशित सौभाग्य से गोविंद का हृदय इस तरह पसीज उठा कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। डोरी से लटकते हुए बल्ब को आपलक देखता हुआ वे अपने भीतर अतीत और भविष्य की गहराइयों से उतरता चला गया। फिर उसने धीरे से अपनी कोरों में भरे आंसुओं को उंगली पर लेकर इस तरह झटक दिया जैसे देवता पर चंदन चढ़ा रहा हो। उसका ढीला पड़ा हाथ अब भी पत्रिका के पन्ने को पकड़े था। एक बार उसने फिर उन पंक्तियों को देखा। मान लो लक्ष्मी उसके साथ भाग जाए। कहाँ जावेंगे वे लोग, कैसे रहेंगे? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? बाद में पकड़ लिए गए तो? लेकिन आखिर ये लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी के बारे में प्रश्नों का एक झुंड उसके दिमाग पर टूट पड़ा, जैसे शिकारी कुत्तों का बाड़ा खोल दिया गया हो या एक के बाद एक सिर पर कोई हथौड़े की चोट कर रहा हो। बड़ी निर्ममता और क्रूरता से, जैसे छत पर से अचानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक झटके के साथ एक क्षण में चक्कर लगा जाती है, उसी तरह उसके सामने सैकड़ों हजारों चीजें एक साथ चमककर गायब हो गईं। ईंटों के ऊंचे चौकोर तकतनुमा चबूतरे पर पुरानी छोटी सी संदूकची के आगे बैठा गोविंद हिसाब लिख रहा था, और अभी हिसाब न मिलने के कारण जो कच्चे पुर्जे इधर उधर बिखरे थे वे सब यूं ही बिखरे रहे। उसने खुले लेजर रजिस्टर पर दोनों कोहनियां टिका दी और हथेलियों से आंखें बंद कर ली। कनपटी के पास की नसें चटक रही थी। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं, सिनेमा उपन्यासों में भी नहीं देखा पड़ा। सचमुच सचमुच इन निशानों का क्या मतलब है? क्या लक्ष्मी ने ही ये लाइनें खींची हैं? हो सकता है किसी बच्चे ने ही खींच दी हो। इस संभावना से थोड़ा चौंक कर गोविंद ने फिर पन्ना खोला। नहीं, बच्चा क्या सिर्फ इन्हीं लाइनों के नीचे निशान लगाता? और लकीरें इतनी सधी और सीधी हैं, किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती। किसी ने उसे व्यर्थ परेशान करने को तो निशान नहीं लगा दिए। हो सकता है वे लक्ष्मी बहुत चुहलबाज हो और जरा छकाने को उसी ने सब किया हो। यद्यपि गोविंद इस तरह आंखें बंद किए सोच रहा था, लेकिन उसे मन ही मन डर था कि मिस्त्री और दरबान उसे देखकर कुछ समझ न जाएं। सबसे बड़ा डर उसे लाला रूपाराम का था। अभी रुई भरी सकरपारों वाली सिलाई की, मैली सी पूरी बाहों की मिर्जई पहने और उस पर मैली चीकट, युगों पुरानी अंडी लपेटे, धीरे धीरे हाफते हुए बैंत टेकते बड़े कष्ट से सीढ़ियां उतरकर वे आवेंगे। अचानक बेद की खटखट से चौंक कर उसने जो आंखों के आगे से हाथ हटाए तो देखा सच ही लाला रूपाराम चले आ रहे हैं। अरे कमबख्त, याद करते ही आ पहुंचा, बैठे हुए देख तो नहीं लिया। उसने झट पत्रिका को घुटनों के नीचे और भी सरका लिया और सामने फैले पुर्जों पर आंखें टिकाकर व्यस्त हो उठा। मिस्त्री और चौकीदार की खुसर पुसर बंद हो गई। गली सी पार करके लाला रूपाराम ने प्रवेश किया। मोटे मोटे शीशों के पीछे से उनकी आंखें बड़ी होकर भयंकर दिखती थीं। आंखों और पलकों का रंग मिलकर ऐसा दिखाई देता था जैसे पीछे मोर पंख के चंदोवे लगे हों। सिर पर रुई भरा कंटोपा था। उसके कानों को ढकने वाले मोटर के मडगार्ड जैसे कोने अब ऊपर मुड़े थे और पौराणिक राक्षसों के सींगों का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। चेहरा उनका झुर्रियों से भरा था और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर से टूट गया था। उसे उन्होंने डोरा लपेटकर मजबूत कर लिया था। दांत उनके नकली थे और शायद ढीले भी थे, क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुंह चला चला कर पीछे सरकाकर रखते थे जैसे च्युइंगम चबा रहे हों। गोविंद को उनके इस मुंह चलाने और मुंह से निकलती तरह तरह की आवाज़ों से बड़ी उबकाई सी आती थी, और जब वे उससे बात करते तो वे प्रयत्न करके अपना ध्यान उस ओर से हटाए रखता,
लाला रूपाराम की गर्दन हमेशा इस तरह हिलती रहती जैसे खिलौने वाले बुड्ढे की गर्दन का स्प्रिंग ढीला हो गया हो। घुटनों तक की मैली कुचैली धोती और मिलिट्री के कबाड़िया बाजार से खरीदकर लाए गए मोजों पर बांधने की पट्टियां, जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से बचाती थी, बिना फीते के खीसे निपोड़ते फटे पुराने बूट, उन्हें देखकर हमेशा गोविंद को लगता कि इस आदमी का अंत समय निकट आ गया है। जब लाला रूपाराम पास आ गए तो उनसे उनके सम्मान में चेहरे पर चिकनाई वाली मुस्कान लाकर उनकी ओर देखते हुए स्वागत किया। ईंटों के चबूतरे पर लगभग 200 शाही के दाग और छेद वाली दरी पर राम स्वरूप के उनसे सटकर खड़े होने से एक मोटी सी सिकुड़न पड़ गई थी। हाथ से ठीक कर कर उसने कहा, लाला जी यहाँ बैठिए। लाला जी ने हाफते हुए बिना बोले ही इशारा कर दिया कि नहीं नहीं, वे ठीक हैं, और वे टीन की कुर्सी पर ही उसकी ओर मुंह करके बैठ गए और हाफते रहे। असल में उन्हें सांस की बीमारी थी और वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाफते रहते थे। उनके यहाँ आ बैठने से एक बार तो गोविंद कांप उठा। कहीं कमबख्त को पता तो नहीं चल गया, कुछ पूछने ताछने ना आया हो। हालांकि लाला रूपाराम इस समय खा पी कर एक चक्कर जरूर लगाते थे, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि हो ना हो बुढ़ा ताड़ गया है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में।